फार्मा का आईपीओ अगले हफ्ते खुलने वाला है और कंपनी के क्या प्लान्स हैं अधिग्रहण को लेकर, ब्रांड्स को लेकर, विस्तार को लेकर, इस पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी राजीव जुनेजा से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। जुनेजा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे आज हमसे बात करने के लिए। आपका आईपीओ लॉन्च हो रहा है, आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। ब्रांड तो आपका जग जाहिर है एटलीस्ट देश में। इसके बारे में कुछ बताएं आप हमें कि जो लास्ट आपने 4-5 साल में ग्रोथ क्लॉक की है कंपनी की, वो कौन से फैक्टर्स पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया था जिसकी वजह से अब आप एक हाउस होल्ड ब्रांड बन गए हैं देश में। अगर आप मैनकाइंड की स्ट्रेंथ्स देखें, एज ए होल देखें, तो हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी 95 के अंदर और 27 साल के अंदर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसको अगर आप बोलते हैं 4-5 साल में, तो थोड़ा सा बहुत जस्टिफाइड नहीं होगा। जो कंपनी 27 साल पहले स्टार्ट होती है और आज 80% पेनिट्रेशन है मार्केट के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर। हमारी 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिसमें 75% प्रोडक्ट्स मैनकाइंड की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसका रीज़न क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो हमारे कंज्यूमर को मिले एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस। R&D के अंदर हम लोगों ने 8-9 साल की बहुत मेहनत करने के बाद एक मॉलिक्यूल को क्रैक किया जिसका नाम है डायडोजेस्ट्रॉन, एंड वी बिकेम द सेकंड कंपनी हिंदुस्तान के अंदर, दूसरी कंपनी हम बन गए कि हम उस प्रोडक्ट को जो बहुत मुश्किल था बना पाए। अगर हम बात करते हैं कि वॉल्यूम वाइज, सेल्स वाइज, वी आर 4th लार्जेस्ट कंपनी। और पिछले 4-5 साल की अगर आप बात करें तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहा है, वो रहा है हमारे क्रॉनिक सेगमेंट के ऊपर और उसी पे काम चल रहा है। लेकिन अगर मैं क्रॉनिक सेगमेंट के बारे में बात करता हूँ तो पिछले 17 साल के अंदर हमारा फ्रॉम नोवेयर हम पहुँच गए हैं 34% कंट्रीब्यूशन क्रॉनिक सेगमेंट के ऊपर। चाहे वो R&D है, चाहे वो मार्केटिंग है, हमारी 15,000 प्लस फील्ड फोर्स मार्केट में काम करते हैं। ख़ास बात मैंने की क्या है कि बिकॉज़ हम लोग फील्ड से आए हैं, हर चीज़ को फील्ड के नज़रिए से देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि क्या डिसरप्शन करें, क्या ब्रांड बिल्डिंग करें। फ़िलॉसफी हमेशा रही है कि लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म कोई काम ना करें। उसी के रीज़न की वजह से जो कंपनी 27 साल पहले स्टार्ट हुई थी, हमारे पास सिर्फ 50 लाख रुपए का कैपिटल था। आज इस जगह पर पहुँचे हैं कि आपसे बात कर रहे हैं। जी अच्छा, अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल्स के बारे में थोड़ी और बातचीत करते हैं। एक तरफ तो आपने क्रॉनिक साइड ऑफ द बिजनेस पे काफ़ी प्रोडक्ट्स पे काफ़ी फोकस किया है, लेकिन ब्रांड्स जो हैं आपके वो कंज्यूमर साइड, जो कंज्यूमर OTC टाइप के जो ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट ब्रांड्स, वो उन्होंने भी काफ़ी बड़ा काम कर लिया है, पूरे देश भर में हाउस होल्ड नेम बन गए हैं। यहाँ से आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल और फोकस इन दोनों साइड में, क्रॉनिक और एक्यूट और कंज्यूमर टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों पे किस तरह का रहेगा, अगर उसके बारे में थोड़ी आप लाइट शेयर कर सकते हैं, थिंकिंग क्या है? कंज्यूमर साइड के अंदर अगर आप देखें तो हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं, ज़्यादातर ब्रांड्स जैसे मैनफोर्स कॉन्डम्स है, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉन्डम है। ये कहने के साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 30% मार्केट शेयर मैनफोर्स कॉन्डम के पास है। अगर आप प्रेगा न्यूज़ की बात करते हैं तो वो हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रेगनेंसी कार्ड है, उसके पास 80% मार्केट शेयर है। अगर आप बात करते हैं, हमारा एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं अनवांटेड 72, उसके ऊपर भी हमारा 60% मार्केट शेयर है। कंज्यूमर के साइड के ऊपर और क्रॉनिक साइड पे हमारा हमेशा फोकस रहा है। कंज्यूमर साइड से एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि एक इंटेंजिबल बेनिफिट मिलता है डॉक्टर्स के दिमाग में, कंज्यूमर के दिमाग में, केमिस्ट के दिमाग में, और उसी दिमाग को रखते हुए, उसी सोच को रखते हुए हम लोगों ने अपना कंज्यूमर साइड स्टार्ट किया था। तो अगर आप मुझसे पूछें कि हम कहाँ पर फोकस करते हैं आज की डेट में, बहुत बड़ा फोकस रखते हैं अपना क्रॉनिक साइड में। तो तभी हमारा 34% कंट्रीब्यूशन क्रॉनिक से आ रहा है, जबकि कुछ साल पहले वो नेग्लेजिबल था। कंज्यूमर साइड के अंदर आपके पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। हमारे बहुत सारे ब्रांड्स टॉप कैटेगरीज में आते हैं, चाहे उसके अंदर एम्लोकाइंड आता है, हमारा टेलमिकाइंड भी आता है, हमारा न्यूरोकाइंड भी आता है,
मॉक्सी काइंड भी आता है, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फोकस लेकिन हमारा ये रहता है कि कोई भी काम करें जो लॉन्ग टर्म पे करें। तो लॉन्ग टर्म के ऊपर जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि क्रॉनिक और कंज्यूमर साइड, जहाँ पर हमारा कंटिन्यूस फोकस रहता है। राइट जुनेजा जी, मुझे आपसे आज बात करते हुए काफ़ी खुशी इस बात पे भी हो रही है क्योंकि आप एक बहुत ही स्वदेशी घरेलू एक ब्रांड है। आपने जो कंपनी की शुरुआत की छोटे शहर से की थी, स्वदेश का ये पूरा ऑब्जेक्टिव और ये पूरा स्टांस रहता है कि जो हमारी देश में छोटे शहरों में जो कंपनियां बन रही हैं, जो बड़ी हो रही हैं और वो बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज को चैलेंजर बन गई हैं और इनफैक्ट डोमिनेट भी कर रही हैं कई स्पेसेस में। आपकी भी कंपनी ऐसी ही है जब स्टार्ट हुई थी और आज जहां खड़ी है। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो फोकस है अभी भी छोटे शहरों पे, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, क्योंकि हमारे देश में कहने के लिए तो टियर 2 टियर 3 हैं, लेकिन छोटे छोटे रीजन्स जो हैं वो विदेशों के पूरे पूरे कंट्रीज के बराबर हैं। अगर आप मैनकाइंड की जर्नी देखते हैं तो आप ये देखिए कि कोई भी कंपनी जो होती है वो प्रमोटर्स की माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होती है। हम आए हैं बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। जो मेरे भाई हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी, मिस्टर रमेश जुनेजा जो चेयरमैन है इस कंपनी के, और जो मेरी भांजा है, हम सब बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज़ मैनकाइंड के अंदर एक लोअर मिडिल क्लास आदमी के माइंड को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी एस्पिरेशन होती हैं, सपने होते हैं बहुत आगे बढ़ने का। लेकिन उनके साथ साथ उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि वो हमेशा एक कंजर्वेशन पे रहते हैं, अफोर्डेबल प्राइस रखते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी दे सकें। तो हमने भी वैसे ही करा है। हमने कभी भी मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। हमने देखा कि क्या चीज़ ऐसी है जो मार्केट में नहीं है, वाइट स्पेसेस जिसको बोलते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर नहीं है, उसके बिहाफ पर ही करा है। जैसे एग्जांपल, जब आप बोलते हैं कि स्वदेशी है तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं आप, क्योंकि हमारा विश्वास जेन्युइनली हिंदुस्तान पे इतना है कि हमें लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ग्रोथ हो सकती है। अगर आप देखिए हमारा सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन आता है 97% इंडिया से ही आता है, जबकि हमारा एक्सपोर्ट होगा 3% का। लेकिन हमेशा इस बात पे हमारा विश्वास रहा है। स्टार्टिंग कैसे करिए, बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच रखिए। जब हमने यूपी में पहली बार लॉन्च किया तो हमारा यूपी ही हमारा संसार था। फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोगों ने ग्रोथ ली है। आपको हैरानी होगी इस बात की कि 2004 में हमने आकर दिल्ली को लॉन्च किया। 19-20 साल पहले हमने साउथ में लॉन्च किया। 19-20 साल पहले हमने अप्रॉक्सीमेटली मुंबई में लॉन्च किया। अगर हम 27 साल पुराने हैं, लेकिन किसी किसी जगह पर हम होंगे 19 साल पुराने, 22 साल पुराने, इस तरह से लॉन्च किया है। और इस बात को ध्यान रखा है जहाँ पर भी जाएं बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे जाएं, बहुत डीप जाएं, बहुत पेनिट्रेट करें। जब हम बोलते हैं कि 80% अप्रॉक्सीमेटली हमारी कवरेज है, ये अपने आप में एक रिफ्लेक्शन देता है इस बात का कि कितना हम डीप जाते हैं। चाहे बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं या मीडियम डॉक्टर्स हैं, सबसे मिलने की कोशिश करते हैं और सबसे गुजारिश करते हैं कि मैनकाइंड की दवाई लिखिए कि जो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की हैं। 75% हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि हम इंश्योर करते हैं कि अफोर्डेबल दवाई जो है बेस्ट क्वालिटी की हो। और वो आप कब कर सकते हैं, जब आप खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप डबल ट्रिपल क्वालिटी स्टैंडर्ड लेके आते हैं उसके अंदर। और बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि हिंदुस्तान बहुत ग्रो कर सकता है। अभी तो स्टार्टिंग है इंडिया की। राइट चलिए कुछ और सेक्टर के बारे में बात करते हैं। आपकी फीट ऑन ग्राउंड, जिस तरह का आपका बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेड है। आपने लेंथ और ब्रेथ जो है पूरी कंट्री के आपने मैप कर दिया है ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से। फीट एंड ग्राउंड का क्या महत्व है और आप और डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरह से फोकस कर रहे हैं यहाँ से? अगर आप फीट एंड ग्राउंड देखें, आप इन पर्सन मीटिंग्स देखें, कोई डाउट नहीं है कि टेक्नोलॉजी एक लेवल तक हेल्प कर सकती है आपकी। लेकिन मार्केटिंग के अंदर, ब्रांड बिल्डिंग के अंदर
सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पर ब्रांड बिल्डिंग मेरा मानना है बड़ा स्ट्रांग बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। एवरी कंपनी शुड बी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, उस पर टेक्नोलॉजी जहाँ पर हो वहाँ पर होनी चाहिए। तो मैनकाइंड का मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश साउंड करता हुआ, और अगर हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी ये शेयर ठीक ठाक है। मार्केट शेप के लिहाज से लिस्टिंग के बाद अगर हम अपर प्राइस बैंड पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8वीं सबसे बड़ी ये कंपनी बन जाएगी, और निश्चित तौर पर जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, और कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप जानते हैं सुनते हैं। तो इसको लेकर रुझान काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगले हफ्ते ये आईपीओ खुलेगा 25 से 27 अप्रैल तक, और देखना होगा कि जो इसके एग्जिस्टिंग जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनकी कॉस्ट काफ़ी कम रही है आईपीओ प्राइस के मुकाबले, प्राइस बैंड तो 1026 से 1080 है, लेकिन 250 से लेकर 500 550 तक के बीच में लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, और वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, वहाँ से निकलेंगे। प्रमोटर भी शेयर इसमें बेचेंगे, निवेशक भी अपने शेयर बेचेंगे। आपके लिए ज़रूर इसमें मौका बनेगा। तो हम आगे भी बड़े एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या इसमें पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, या फिर लिस्टिंग के बाद लेना है। ये सारा कुछ डिटेल आगे भी हम अपने बड़े एक्सपर्ट से समझेंगे जरूर।